हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, 12 बजे से आपकी लाइव क्लास होने वाली थी हिंदी पेडागोजी के। हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले थे, पर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं हो पाई है, तो उसके लिए हम आप सभी से माफ़ी मांगना चाहते हैं। और आज इस क्लास में एक वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास सेकंड को डिस्कस करेंगे और इसमें टोटल 15 क्वेश्चन कवर करेंगे। और ये टोटल क्वेश्चन पेपर 1 में और पेपर 2 दोनों में 15-15 क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से एक एक प्रश्न को समझिए। ये क्लास नंबर 2 है। इसके पहले हिंदी पेडागोजी की प्रैक्टिस क्लास 1 कवर हो चुकी है, उसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उसे कवर कर लीजिएगा। और आपके सीडीपी की 2 क्लास हो चुकी प्रैक्टिस पे, और कंप्लीट थ्योरी सभी सब्जेक्ट के पढ़ाया जा चुका है। तो सीटेट वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है द परफेक्ट स्टडी पे, उसमें जाके थ्योरी वाले पोर्शन को कवर कर लीजिएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर, और अपने साथ में प्रीवियस ईयर लगाते रहिए और बेहतर स्कोर आप कर पाएंगे। ठीक है, आइए सीधे हम लोग हिंदी पेडागोजी की सेकंड क्लास को डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, कहीं पेपर पेन लेके बैठिएगा और भैया अच्छे से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसको कहीं नोट डाउन करते रहिएगा और लास्ट में बताइएगा जरूर। ठीक है, आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर, जब कह दे प्राथमिक स्तर तो हमेशा समझ लिया करिए कि क्लास 1 से 5 की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? क्लास 1 से 5 की बात कर रहा है। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। यानी नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्राथमिक स्तर पर अगर कोई अध्यापक पढ़ा रहा है और उनका आकलन कर रहा है तो निम्नलिखित में से किस पे ध्यान देना चाहिए। तो औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा ले और उसकी प्रगति पत्र में दर्ज करना नहीं। आप सबको पता है प्राथमिक स्तर पे जो है वो साप्ताहिक परीक्षा न लेके हम डेली बेस पे उसका थोड़ा थोड़ा निरीक्षण करते रहें, थोड़ा थोड़ा उसको जांचते रहें, तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। ये देखो, ध्यान समझना, किसी एक पर ध्यान देना चाहिए, यानी निम्न में से कोई एक ऑप्शन होगा जो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, अवधि के अंत में परीक्षा लेनी चाहिए। आपको पता है प्राथमिक स्तर जो होता है वो क्लास 1 से 5 तक होता है। तो अवधि के अंत में जब आप किसी बच्चे का आकलन करोगे, असेसमेंट करोगे, इवैल्यूएशन करोगे, तो सही से उसका एक तरीके से मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, उसका परीक्षण नहीं हो पाएगा, क्योंकि बालक ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, कैसे आपको अपनी शिक्षण विधि को बदलने की आवश्यकता है, वो परीक्षा के अंत में पता चलेगी जब बालक सीख चुका होगा। तो ये भी एक तरीके से उपयोगी नहीं है और जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करता नहीं। कभी भी आप जो कि प्राथमिक स्तर पर इवैल्यूएशन परीक्षा के अंत में नहीं करना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन इसका एक तरीके से गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना और उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। ये ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बालक का जब आप आकलन कर रहे हो, जब बालक का आप मूल्यांकन कर रहे हो, तो विविध तरीके से उसका मूल्यांकन करो कि किस में उसका मन लग रहा है, खेलने में मन लग रहा है या फिर पढ़ने में मन लग रहा है, किस विषय में पढ़ने की ज्यादा उसकी रोचकता है, और उसको उसी विद्यार्थी के साथ शेयर करो, उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स के साथ भी शेयर करो। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। अगले ऑप्शन को देख लो, भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन की कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना चाहिए। नहीं, आपको पता है कि प्राथमिक स्तर पर हम अभ्यास के लिए, गृह कार्य के लिए ज्यादा बच्चों को बर्डन नहीं डालेंगे, उनके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालेंगे। तो इसका सबसे बेस्ट उत्तर चला जाएगा भैया सी फॉर चंडीगढ़। ठीक है, उम्मीद करते इस ऑप्शन को आप लोग अच्छे समझ लिए होंगे। देखो, ये क्लास है रिकॉर्डेड, ये क्लास है भैया वीडियो की क्लास है, तो आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे समझ रहे होंगे। मैं वही उम्मीद के साथ क्वेश्चन को समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। प्राथमिक स्तर का कोई शिक्षार्थी है, कोई बालक है, जब उसका आकलन आप कर रहे हो, उसके भाषा का आकलन कर रहे हो, तो आपको कैसे उसका आकलन करना चाहिए। तो शिक्षार्थी के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से, जो भी छात्र का एक तरीके से निष्कर्ष है उसके बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करें और उसको विद्यार्थी के साथ उसके माता पिता के साथ भी साझा करें। ये यानी सी फॉर चंडीगढ़ इज द बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको देखिए अच्छे से कि बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। कोई बालक है, उसे एक से अधिक भाषाओं का नॉलेज है, ज्ञान है, तो एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों की सहायता कर सकता है। किस प्रकार सीखने में सहायता कर सकता है? तो अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को सीखने में आसानी, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। फिर अगला ऑप्शन है राष्ट्र के रीति रिवाज एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में, यह भी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट का चुनाव करेंगे अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने। नहीं, आप सबको पता एक से अधिक भाषा जानेगा तो अन्य विद्यार्थियों के साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तथा संवेदनशील होने में नहीं। ठीक है, उसके बाद
अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए बालक को कभी प्रेरित करो ही ना, या फिर बालक का मूल्यांकन ऐसे मत करो कि बालक किसी चीज को सीख रहा है तो अधिक अंक पाने के लिए कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो दो ऑप्शन में सबसे बेस्ट चुनाव यही है कि एक से अधिक भाषाओं को यदि कोई बालक जान रहा है, तो इसलिए भैया जान रहा तो उसको सहायता किस प्रकार कर सकती है, अन्य भाषाओं को सीखने में, अन्य विषयों को आसानी से सीखने में ये उसकी मदद कर देंगे। तो यानी ए फॉर अमेरिका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इसे भी आप लोग समझेंगे। ठीक है, आइए आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया। मतलब कोई क्लास 3 का बालक है, कोई कक्षा 3 का बालक है, उसकी कॉपी को चेक करते हुए एक शिक्षिका कुछ त्रुटियां देखती है और महसूस की कि बच्चे लापरवाह हैं इसलिए त्रुटियां करते नहीं। ये कभी भी महसूस नहीं कर सकती अगर अच्छी अध्यापिका है, क्योंकि अगर आप त्रुटियां कर रहे हो तो यानी आप सीख रहे हो, आप लापरवाह नहीं हो, ये नहीं दर्शा रहा। ठीक है, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें उन्हें दंड नहीं दे रही है। बात बिल्कुल ये गलत है, कभी भी बच्चों को हम दंड नहीं दे सकते। और आप ये कह रहे हो कि बच्चे त्रुटियां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये त्रुटियों का दोहराव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उन्हें दंड नहीं दे रहे हैं, हम उन्हें पनिश नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत है भैया। वो दंड की वजह से त्रुटियां नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो त्रुटियां क्यों कर रहे हैं, बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक है और उनके अधिगम की संकेतक है। ये ऑप्शन सही हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई बालक बार बार त्रुटि कर रहा है तो इसका अर्थ यह है कि बालक अधिगम की ओर आगे बढ़ रहा है, ना कि वो दंड की वजह से नहीं, वो इस तरीके से नहीं कि वो लापरवाह है, बल्कि वो अधिगम की ओर संकेत कर रहा है कि बालक कुछ ना कुछ सीख रहा है। और बालक की त्रुटियां, आप किसी चीज को सीखोगे तो सबसे पहले कुछ ना कुछ त्रुटियां करोगे, कुछ ना कुछ एरर होंगे। इसका सी ऑप्शन यानी कि चंडीगढ़ ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए एक बार इससे भी देख लीजिए। एक शिक्षिका के रूप में उसे इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप अच्छी शिक्षिका हैं तो आपके बालक की त्रुटियों पर ध्यान देना चाहिए, यहां पे कह रहा नहीं देना चाहिए, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा, यानी सी फॉर चंडीगढ़ इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं इसे भी आप लोग समझे होंगे। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये क्लास अच्छे से समझिए, जब भी आपको समय मिलेगी पूरी क्लास को देखिएगा। मैं इसी उम्मीद के साथ ये क्लास आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए वाइगोस्की के अनुसार, ले वाइगोस्की के अनुसार, और ले वाइगोस्की कौन सा सिद्धांत दिए थे, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे। कहते हैं बच्चा जो कुछ भी सीखता है या फिर लैंग्वेज जैसे सीखता है, सबसे पहले वो अपने समाज से, अपने इन्वायरमेंट से, अपने परिवार से सीखता है। तो ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतर क्रिया करते हैं। बात तो सही है, ले वाइगोस्की इसी पे जोर भी देते हैं कि जो भी बालक है उसका सामाजिक और समाज में ही होता है, तो बच्चे अपने साथियों के साथ सामाजिक अंतर क्रिया करते हैं। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में, एक भाषा शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व बनता है, तो अपने पाठ को इस तरीके से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठे नहीं। लेव वाइगोस्की कभी अकेले बैठने पे जोर नहीं देते, बल्कि वो समाज के साथ अंतरक्रिया करके सीखने पे जोर देते हैं। तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। उसके बाद ऐसी पाठ योजना बनाएं जिसमें अंतरक्रिया से बचने के लिए, यहाँ पे बचने शब्द आ गया, बल्कि भैया आप ऐसे अंतरक्रिया को बढ़ावा दीजिए ना कि बचने के लिए, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें। कभी भी कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए आप अगर बच्चों को दंड दोगे तो बच्चे फिर वही गलती रिपीट करेंगे, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अंतःक्रिया कराने का सबसे बेस्ट उपाय है कि जोड़े एवं समूह में उनको कार्य दो, उनके लिए योजनाएं बनाओ। ठीक है, उनके लिए एक योजनाएं बनाओ, वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। अब ये ऑप्शन डी फॉर यानी डेनमार्क इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इससे आप लोग समझ गए होंगे कि वाइगोस्की के अनुसार अगर आप भैया बच्चों को साथ में अंतःक्रिया कराना चाहते हैं तो जोड़े या समूह उन्हें कार्य योजना बनाए उनके लिए, और उन्हें साथ में ही घुल मिल के काम करने के लिए प्रोत्साहित करिए, अंतःक्रिया कर सके, इस प्रकार की योजना बनाइए। तो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक एक प्रश्न देखिए, अच्छे समझिए। ठीक है, चलिए भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बात तो सही है, भारत में कई लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो भारत की जो कक्षाएं होती हैं वो बहुभाषाई कक्षाएं होती हैं। तो बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत में कई लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो कोई एक क्लासरूम है, उसमें कई कई लैंग्वेज को बोलने वाले बालक हैं,
ठीक है। तो बहुभाषिकता यानी मल्टी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कथन है जो सबसे उपयुक्त है। ये बिल्कुल प्योर पैडागॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से पढ़िए, एक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। देखिए, शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा का नजरअंदाज करना चाहिए, कभी भी नजरअंदाज करना चाहिए। निगेटिव आंसर कभी भी हम एक तरीके से टिक नहीं करेंगे। कह रहा है कि भारतीय कक्षा में बहुभाषी कक्षाएं हैं, तो उन्हें हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद घर की भाषा या मातृभाषा घर पर घर पर बोलनी चाहिए, ना कि विद्यालय में। ये भी बात गलत है। आपकी जो मातृभाषा है वो आप अपने स्कूल कॉलेज में भी बोल सकते हैं। आपकी जो देसी लैंग्वेज है उसका एक नियम, एक कानून है, उस कानून के अनुसार अपने स्कूल में भी उस लैंग्वेज में बातचीत कर सकते हैं। अभी तो भैया भारत में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है, तो आप अपने स्कूल कॉलेज में इन 22 भाषाओं किसी भी भाषा का उपयोग कर सकते हो। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सबसे उपयुक्त एक तरीके से कौन सा जाएगा, भारत में एकल भाषाई विद्यालय होने चाहिए। नहीं, अब आपको पता है कि जो भारत की संस्कृति है, भारत का कल्चर है, ये बहुभाषी कक्षाएं, इसका भैया प्रचलन है। तो कभी भी एकल भाषी का प्रयोग नहीं करना चाहिए और शिक्षार्थी को उनकी भाषा की प्राथमिकता के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। नहीं, ये बात बिल्कुल भी गलत है। हर बालक की अपनी अपनी लैंग्वेज है, तो सबके लैंग्वेज का आप सम्मान करो। ऐसा नहीं कि भैया आपकी ये लैंग्वेज है तभी मैं आपको एडमिशन दूंगा, नहीं तो आप बाहर जाओ। नहीं, उनको किसी किसी रूप में बाध्य नहीं करोगे। तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन जाएगा कि शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने और उनको अभिव्यक्त करने हेतु प्रोत्साहित करें, न कि हतोत्साहित। उनको प्रोत्साहित करें और उनके विचारों को सम्मान दे। यानी भैया कह सकते हैं डी फॉर डेनमार्क इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपकी कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं हैं तो आप क्या करो, उनको एक तरीके से एक्सेप्ट करो, उनको बहुभाषी कक्षाओं को सम्मान दो, उनको स्वीकारो, ना कि उनके नकारो मत। ठीक है। तो इस प्रकार से डी फॉर डेनमार्क इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भाषा शिक्षक ऐसे कार्य दे जो जोड़े या समूह में किया जा सके। क्योंकि भैया कह रहा है क्योंकि जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। उसके बाद इससे शिक्षक का कार्य कम होता है क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन होता है। ये देखो, बात तो वैसे सही कह रहा है, लेकिन यहाँ पे एक शिक्षक को ऐसे कार्य देना चाहिए जोड़े में कार्य किया जा सके। लेकिन ये सबसे बेस्ट उदाहरण इसका नहीं है। एक अध्यापक का काम समय तो बच जाता है, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन नहीं जाएगा। उसके बाद इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्य से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते एवं सीखते हैं। आप सबको पता है भैया कि एक तरीके से अगर हम बच्चों को समूह में कार्य देंगे तो एक दूसरे की वो हेल्प कर पाएंगे, एक दूसरे की सहायता कर पाएंगे और उनसे एक दूसरे सीखेंगे। ठीक है। तो यानी सी फॉर चेन्नई इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके साथ साथ यह उनके बीच अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। कभी भी आप बच्चों में कंपटीशन नहीं कराएंगे, तुलना नहीं कराएंगे, प्रतियोगिता नहीं कराएंगे पढ़ाते समय बच्चों को, प्राथमिक स्तर पर एक तरीके से माध्यमिक स्तर पर। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि भाषा शिक्षक ऐसे कार्य दे जो जोड़े या समूह में ही संपादित हो सके। तो इसलिए ऐसे कार्य देने चाहिए ताकि भैया ऐसे कार्य में बच्चे एक दूसरे की सहायता कर पाए, एक दूसरे से सीखते रहे, उनके स्किल को और अपने स्किल को उनको सिखाएं। ठीक है। तो सी फॉर चंडीगढ़ इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखो, फिर वही अधिगम विकार से रिलेटेड प्रश्न आ गया कि एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है, तो यह किस विकार का लक्षण है। तो भैया डिस्कैल्कुलिया तो गणना में है, ये लेखन संबंधी है और एक तरीके से ये सब में थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। डिस्प्रैक्सिया ये वाक संबंधी भी होता है, ये वाक संबंधी एक तरीके से अक्षमता होता है, डिसेबिलिटी होती है, लेकिन पढ़ने में अक्षमता। यहाँ पे देखो पढ़ने और भाषा संबंधित उसको कठिनाई हो रही है, यानी उसके अंदर डिसलेक्सिया है, बालक को डिसलेक्सिया विकार है, पढ़ने की अक्षमता है बालक के अंदर। तो यानी एक तरीके से डी फॉर डेनमार्क इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है। यानी प्राथमिक स्तर पर आप आकलन करना चाहते हैं तो उसके संदर्भ में कौन सा कथन सबसे बेस्ट है। प्राथमिक स्तर जब कह दे तो हमेशा 1 से 5 को ध्यान में रखा करिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है। आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में होना चाहिए। नहीं, प्राथमिक स्कूल कॉलेज में कभी भी आप देखेंगे तो भैया लास्ट में आप एक तरीके से आकलन नहीं करेंगे बच्चों का।
कि लास्ट में आकलन करके क्या करेंगे, जब बच्चे पहले गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों की आप पहचान नहीं कर रहे हो, लास्ट में पहचान कर रहे हो, जब पूरा साल खत्म हो गया तो ये बात पहले ही गलत हो जाएगी कि भैया कि आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में नहीं करना चाहिए। आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए और राज्य पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित करनी चाहिए। नहीं, आप सबको पता है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान दीजिए, ना कि पूरे राज्य में एक ही साथ आप आयोजित करा दो, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो प्राथमिक स्तर पर आकलन के क्या उद्देश्य होने चाहिए, तो आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित तो होना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है, जो भी आप आकलन को विद्यालय आधारित होना चाहिए, विद्यालय में जो भी एक तरीके से एक्टिविटीज हो रही हैं सबका वहां पे आकलन हो, बालक क्यों नहीं सीख पा रहे उनका भी पता लगे, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बालक कहाँ कठिनाई का महसूस कर रहे हैं उसका भी पता लगे। एक तरीके से इस प्रकार का भैया आप आकलन कर रहे हो तो सी फॉर चंडीगढ़ इज द बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी इसका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आकलन वर्ष में एक बार आयोजित करना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। तो प्राथमिक स्तर पर आकलन के संदर्भ में सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक बार मैं फिर कहूंगा आप बिल्कुल मेच्योर पर्सन है, अब ये मत कहिएगा कि सर लाइव क्लास नहीं है तो हम क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं। मैं अपना 100% आपको देके एक एक प्रश्न समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो अच्छे से देखिए। जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हो पूरी क्लास को देखिएगा, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगी, याद रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। क्योंकि और उसके पहले मैं और बता दूं, आप जाके द परफेक्ट स्टडी की जो प्लेलिस्ट है उसमें सीटेट की जितनी थ्योरी वाली क्लास में कवर किया हूं उस क्लास को एक बार देख डालिएगा फुल स्पीड में करके एग्जाम से पहले पहले। और ये जो मैं प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं दो क्लास की, इसको भी आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं पूरी बात को समझेंगे। और भी क्लासेज होती, लेकिन आपको पता है कि बीएड की क्लास भी रहती है फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का, तो थोड़ा सा वहां भी ध्यान देना पड़ता है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। जो आपके लिए सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं, और अगर समय मिला तो सभी सब्जेक्ट का एक एक आपको महा मैराथन क्लास भी मैं दे दूंगा, ताकि एक साथ ही सबको कवर कर पाए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। याद रखना, जब बात भाषा की आ जाती है तो हम हमेशा किसी चीज को पढ़ के अर्जन करते हैं, अधिगम करते हैं। तो पाठ्य पुस्तक भी इसका अच्छा उत्तर जाएगा, उसके साथ समाचार पत्र भी, और कार्य पुस्तिका तो बिल्कुल भी नहीं, पूरक पुस्तिका भी इसका उत्तर नहीं जाएगा। तो इसी दोनों में से है, लेकिन जो आयोग मानता है वो जो फर्स्ट और थर्ड में से है, जो आयोग मानता है वो समाचार पत्र को मानता है कि भैया किसी भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री क्या है, तो वो है भैया एक तरीके से समाचार पत्र है। और यदि समाचार पत्र नहीं ऑप्शन में है तो आप पाठ्य पुस्तक को लगा सकते हो कि हम पाठ्य पुस्तक को पढ़ के भी एक तरीके से भाषा का अधिगम कर सकते हैं। इतना इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन सी जाएगा कि हम समाचार में तरह तरह की चीजें दी जाती हैं, उनको पढ़ के भी भाषा सीख सकते हैं। अगर यहीं पे कह दे कि भाषा की कक्षा है तो प्राथमिक स्तर पर प्रमाणिक सामग्री कौन है, अगर यहीं पे आपको लगा दे प्राथमिक स्तर लगा दे तो आप पाठ्य पुस्तक कहेंगे, सिर्फ कहे प्रामाणिक सामग्री के रूप में तो आप समाचार पत्र की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे देख लीजिए। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांत में से एक है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांत में से एक है। ध्यान से मेरी बात समझिए इस क्वेश्चन को। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। नहीं, भाषा अधिगम के लिए जटिल सामग्री कभी चुनाव करो ही मत, ये ऑप्शन पहले ही गलत। सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से अस्त्रानुसार होनी चाहिए, तो इसका ये ऑप्शन सही हो सकता है। यानी जो भी आप सामग्री का प्रयोग कर रहे हो उनमें एक क्रम होना चाहिए, एक उसमें नियम होना चाहिए, एक सिद्धांत होना चाहिए, एक तरीके से वो पूर्ण होने चाहिए, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है कि किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती। नहीं, भाषा के अधिगम में सिखा रहे हो तो किसी प्रकार की सामग्री नहीं चुन सकते, तो ये भी ऑप्शन गलत हो सकता है। उसके साथ साथ सामग्री छोटी व सीमित होनी चाहिए। नहीं, सामग्री अगर बहुत ज्यादा छोटी है और सीमित यहाँ पे शब्द दे दिया है, अगर यहाँ पे किसी चीज की लिमिट लगा दिया है तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। भाषा सीखना एक तो कोई आसान चीज नहीं है, तो ये सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये औचित्यपूर्ण तरीके से अस्त्रानुसार होनी चाहिए, तो यानी बी फॉर बनाना इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भाषा अर्जन तब होता है जब बच्चे, फिर उसके बाद बच्चों को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं। यानी भाषा अर्जन तब होता है जब बच्चे व्याकरण के नियम पढ़ते हैं, तो भाषा जब व्याकरण के नियम पढ़ते हैं तो इसे अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। मैं अपने हिंदी पेडागोजी की क्लास में आपको पढ़ाया हूं कि भाषा अर्जन एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है।
भाषा अर्जन एक सामाजिक प्रक्रिया, इसमें किसी नियम की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। अगर कहता भाषा अधिगम तब होता है जब नियम पढ़ाया जाए तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अर्जन की बात करा है, और अर्जन हम कहीं से कुछ भी सीख सकते हैं लैंग्वेज में। बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता नहीं भैया, बिल्कुल बात गलत है। बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, ये भी हो सकता है। बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण कर लेता, बात सही है। अगर पापा रोज कह रहे हैं कि बाबू देखो ये मग है, ये मग है, ये मग है, तो बालक भी मग कहना सीख गया, मग लैंग्वेज को सीख गया, हिंदी भाषा को बोलना सीख गया। तो बिना ध्यान दिए, बिना अपने चेतन को ध्यान केंद्रित किए ही किसी भाषा को ग्रहण कर ले रहे हैं अपने समाज से, तो वही है भाषा का अर्जन। तो इसका डी फॉर डेनमार्क इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका भैया राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला अगला आपका क्वेश्चन है, भाषा के उत्पादक कौशल हैं, ठीक है। एक होते हैं भैया भाषा के उत्पादक, एक होते हैं भाषा के अर्जन। तो अगर आप किसी भाषा का उत्पादन कब करोगे, तो ध्यान से मेरी बात को समझना, आप पठन और लेखन से। तो यहाँ पे आप पठन और लेखन नहीं कह सकते, ठीक है, पठन और लेखन से नहीं कह सकते। यहाँ पे जो ये जो पढ़ना होता है ये उत्पादक नहीं हो सकता। ये जो आपका पठन है ये उत्पादक नहीं होता। तो ये जहां जहां पठन है वो तो पहले ही गलत हो जाएगा, तो यानी ए ऑप्शन और ये ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएंगे। तो भाषा के उत्पादक कौशल, यानी कैसे किसी को बताओगे कि भैया हम भाषा सीख लिए हैं, तो या तो आप एक तरीके से कि वाचन करोगे या तो आप लेखन करोगे, तो यानी इसका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। या तो आप एक तरीके से वाचन करोगे मौखिक रूप से, या फिर लिख के बताओगे, यानी सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप सुन के भाषा के उत्पादक कौशल को नहीं बता सकते, उसी के साथ साथ आप एक तरीके से सुन के नहीं बता सकते, तो बल्कि आप लिख के और एक तरीके से बोल के, यानी वाचन के माध्यम से और लेखन के माध्यम से भाषा के उत्पादक कौशल को आप बता सकते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और कह सकते हैं भाषा के अर्जन कौशल कौन कौन से हैं, तो हम सुनते भी हैं और किसी चीज को पढ़ते भी हैं, तो ये अर्जन कौशल हो गए, ठीक है। आइए, यानी इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन सी फॉर चंडीगढ़ इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, यानी सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा मोटिवेट होते हैं कि जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाए बच्चे उसी से मोटिवेट होंगे, तो ऑप्शन पहले ही गलत है। जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाए, नहीं, बच्चे भैया अपने आप पे तो बिलीव करेंगे नहीं, उसके साथी समूह के कोई चीज देंगे तो उस पे तो पक्का नहीं बिलीव करेंगे। जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होती है, बात सही है, जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण है, यदि आप वही बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हो तो बच्चे भैया उससे अभिप्रेरित होते हैं, उससे मोटिवेट होते हैं, उससे प्रेरित होते हैं, तब जाके अधिगम होता है। और जो अध्यापक के लिए अर्थपूर्ण होता नहीं, अध्यापक के लिए नहीं, बल्कि जो बच्चों के लिए, यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड की बात करेंगे हम लोग, यानी कि एक तरीके से कि बाल केंद्रित एजुकेशन की बात करेंगे, तो जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण है, बच्चे उसी गतिविधि से ज्यादा अभिप्रेरित, ज्यादा मोटिवेट होंगे। तो यानी सी फॉर चंडीगढ़, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द्विभाषी बच्चे या फिर कैसे दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं? तो भैया संकेत बदलना, संकेत मिश्रित करना, बहुभाषिकता या फिर दक्षता स्तर। आपको पता है कि द्विभाषी बच्चे हैं, यानी दो भाषा को जानने वाले बच्चे हैं, लेकिन किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, यानी वे अपने संकेत बदल रहे हैं। तो 14 का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर द्विभाषी, यहाँ पे सिर्फ इतना पूछता कि कोई एक बालक है वो दो भाषा को जानने वाला, दो भाषा या दो से अधिक भाषा को जानने वाला बालक है, तो वैसे बालक को क्या कहेंगे? तो ये बहुभाषिकता के अंदर आएगा। लेकिन वो भैया बात दो भाषा तो जान रहा है, लेकिन किसी से बात करते समय एक भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो ये अपने संकेत को बदल ले रहा है, यानी सामने वाला जो चीज सुनना चाह रहा है उसी लैंग्वेज में वो बातचीत कर रहा है, यानी ये संकेत बदल ले रहा है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देख लीजिए। विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग या मार्गदर्शिका क्या कहलाती है? कल के भी एक तरीके से जब हम लोग क्लास को डिस्कस कर रहे थे उसमें भी ये शब्द आए थे, रूबिक्स, जांच सूची, उसके बाद अनुसूची या फिर विस्तृत सूची, क्रम निर्धारण मापी। तो आपको पता है, देखो ये एक तरीके से रूबिक जो होती है ये आकलन के माप करने के लिए, फिर डाटा तैयार करने के लिए एक तरीके से ये आकलन के पैमाना ही होता है। तो स्कोरिंग मार्गदर्शिका भी इसे कहते हैं, रूबिक्स को। इसके बारे में थोड़ा सा हम नोट करके आपको लिखवाए हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने दिमाग पे बना लीजिएगा। रूब्रिक को आप शीर्ष भी कह सकते हैं। तो रूब्रिक एक आकलन उपकरण है जो बच्चों के प्रदर्शन को भिन्न भिन्न श्रेणियों में आकलन करने हेतु वर्ग विभाजन करने हेतु या फिर
समग्र पदक्रम के अंकन के लिए प्रयोग किया जाता है और रूब्रिक को ही मापदंड, ग्रेडिंग योजना और स्कोरिंग गाइड के नाम से भी जाना जाता है। इतना इसके बारे में जानते रहना। तो ये आकलन करने का ही एक उपकरण है। तो बच्चों को स्कोरिंग मार्गदर्शिका किसको कहते हैं? तो रूब्रिक्स को कहते हैं। बच्चे इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। ये 15 क्वेश्चन हो गए आपके एक तरीके से हिंदी के। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और यदि आप लोग द परफेक्ट स्टडी का सीटेट का कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पे संपर्क करना है और नोट्स बिल्कुल लेकर अच्छे से पढ़िए। बिल्कुल सिलेक्टेड नोट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं पूरी बात को आप लोग समझे होंगे। द परफेक्ट स्टडी पे नए हैं तो क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ भी सकते हैं। नेटवर्क इशू की वजह से हम लोग लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो जो मैं आपको क्लास दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग कवर कर लीजिए। और साथ में द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइए। उम्मीद करते हैं पूरी बात को आप लोग समझे होंगे, एक एक प्रश्न को समझे होंगे और इसका स्क्रीनशॉट सभी स्टूडेंट ले लीजिए कि रूब्रिक्स क्या होता है। ये आकलन का ही एक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। और इसके साथ साथ इसे किस नाम से जानते हैं? तो मापदंड सीट और ग्रेडिंग योजना और स्कोरिंग गाइड के नाम से इसे जानते हैं, रूब्रिक को या फिर रूब्रिक्स को। ठीक है, चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं इस क्लास को समझे होंगे। अब हम लोग 2 क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज के यानी ईवीएस की क्लास करेंगे। तो उसकी भी क्लास आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेटवर्क सही रहा तो हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या फिर इसी तरीके से मैं आपको वीडियो के माध्यम से वो दोनों क्लास प्रोवाइड कर दूंगा। तो पूरी क्लास को बहुत बेहतर रूप में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्त हम लोग अपने अगली क्लास में। सभी भाई बहन दोस्त यार अपना ख्याल रखिए। सभी को जय हिंद, जय भारत।